दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार एस्टेट उच्च माध्यमिक हिंदी शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर मैं लेके आई हूँ। तो ये परीक्षा हुई थी 14 सितंबर 2023 को शिफ्ट 1 में, यानी कि हम कह सकते हैं कि पीजीटी के लिए जो ये पेपर होगा यानी पेपर 2। तो ये क्वेश्चन पेपर है पेपर 2 का। तो आप सभी कह रहे थे कि इसके क्वेश्चन पेपर को बताया जाए, तो यहाँ मैं क्वेश्चन पेपर भी बता रही हूँ और इसके साथ ही मैं जानकारी दे दूँ कि इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी। तो चलिए यहाँ पे हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो ये आपका एक तरीके से प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस प्रकार के प्रश्न जो है बिहार एस्टेट में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 माना है? तो ये मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आदि काल को चारण काल किसने कहा है? तो देखिए, ये तो मैंने पहले ही कहा था कि इस पर बेस्ड, यानी कि जो ये नामकरण है, नामकरण पे बेस्ड आपका 1 से 2 प्रश्न जरूर आता है। तो इनको तो आप रट लें। यहाँ पर मैंने ट्रिक्स भी बताई थी जब ये टॉपिक्स मैंने अपने चैनल पे करवाई थी, तो क्योंकि इसमें से आपका एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। तो इसको चारण काल कहने वाले हैं वो है गिरसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये किसने लिखा है? अब आधा इतिहास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुमन राजे के। तो आधा से आप ये याद रखिए लीजिए कि आधा जो राज्य है वो किनको मिला है? सुमन को मिला है। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितने पुस्तकों के आधार पर किया है? तो ये उन्होंने कुल 12 पुस्तकों के आधार पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य शुक्ल ने क्या नामकरण दिया है? तो उत्तर मध्यकाल का जो नाम है वो है रीतिकाल। तो रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? तो कला काल, तो इसका आंसर है रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो आल आ रहा है इसमें और इसमें भी आल आ रहा है, तो आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए, हर चीज को वैसे याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन कुछ ट्रिक्स के द्वारा आप उन चीजों को आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतन को कहा सीकरी सो काम। तो ये पद जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कुंभन दास के द्वारा कहा गया है कि संतन को कहा सीकरी सो काम। जब उनको अपने दरबार में बुलाया गया अकबर के द्वारा कि तुम यहाँ जो है अपना करना, तो उसने मना कर दिया। तो उसने कहा कि संतन को कहा सीकरी सो काम, कि संत को इन सब चीजों से क्या लेना देना है, दुनियावी चीजों से। चलिए, चंद बरदाई के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का कार्य किया। तो चंद बरदाई के पुत्र जलहण ने जो है उनकी पुस्तक पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया है। पुस्तक जलहण हथ दई, ऐसे करके वाक्य आता है और ये वाक्य भी पूछा जाता है कि ये किसने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और किसके द्वारा लिखा गया? गारसा द तासी के द्वारा। इस्तवावर द लिटरेर एंदुए हिंदुस्तानी, ये इस पुस्तक का नाम है। चलिए नेक्स्ट है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो बीज वपन काल जो नाम देने वाले हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब इसको जो याद करने का ट्रिक है, देखिए नाम में क्या आ रहा है? व आ रहा है ना, और व जो है इनके नाम में भी आ रहा है, तो कुछ ऐसे ही मिला के आप कह सकते हैं बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऐसे करके याद कर लीजिए। तो जो भी आपको ट्रिक अच्छा लगे आप उसके अनुसार याद करिए। मैंने कुछ इसी तरीके से याद किया था, तो मैं आपको वही बता देती हूँ। चलिए नेक्स्ट है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट है,
किस आलोचक ने रीति काल को कला काल कहा है? तो ये मैंने अभी आप सभी को बता दिया था कि आल इसमें भी आ रहा है और आल इसमें भी आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है रमाशंकर शुक्ल रसाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश रासक कितने प्रक्रम में बटा हुआ है? तो ये कुल 3 प्रक्रम में जो है बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो ये तो बहुत ही आसान है कि भारतीय तो हरिश्चंद्र कृति ये प्रसिद्ध नाटक है। नेक्स्ट है, निम्न में से खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो देख सकते हैं किस तरीके से इसमें डायरेक्ट जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इनका आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो प्रिय प्रवास जो है इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलन, पथिक और स्वप्न जैसे खंड काव्यों के रचयिता कौन हैं? तो ये इनके रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट है, हिम किरटनी और हिम तरंगनी काव्य संग्रह किसकी है? तो ये दोनों ही रचनाएं किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति के प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है, और ये कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की विशेषता है? तो प्रकृति का मानवीकरण जो है वो छायावाद युग की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है, महाभारत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट है, अशोक के फूल इसके रचयिता कौन है? तो अशोक के फूल इसके रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है इसके रचनाकार है, निबंधकार है। नेक्स्ट है, सरदार पूरन सिंह विख्यात है, तो किस रूप में विख्यात है? नाटककार के रूप में, कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में या फिर उपन्यासकार के रूप में? तो सरदार पूरन सिंह जो है वो निबंधकार के रूप में विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जन्मेजय का नाग यज्ञ इसके रचयिता कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद कृत नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है, तो चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो वो है कार्नेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो ये हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि महाभारत की कथा पर आधारित जो नाटक है वो है आपका अंधा युग, किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महादेवी वर्मा ने किस रेखाचित्र में कल्पवास की स्मृतियों को अभिव्यक्त किया है? तो ये क्या है? ठकुरी बाबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की जीवनी कलम के जादूगर, अब ये क्वेश्चन ही गलत था क्योंकि कलम का जादूगर तो था नहीं, तो यहाँ पर ये प्रश्न ही गलत है क्योंकि कलम का जादूगर जो है वो शिव पूजन सहाय को कहा गया है, और जो ये लिखा गया कलम का मजदूर लिखा गया, जादूगर नहीं है, तो यहाँ ये प्रश्न ही गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, माटी हो गई सोना इनमें से किस लेखक का रेखा चित्र संकलन है? तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। नेक्स्ट है, भक्तिन महादेवी वर्मा के किस रेखा चित्र संकलन में संकलित है? तो भक्तिन जो है स्मृति की रेखाएं में संकलित है। देखिए, जो मेरा परिवार है उसमें उन्होंने जीव जंतुओं के ऊपर लिखा है, पद के साथ ही उनके साहित्यकारों के ऊपर है, तो यहाँ पर स्मृति की रेखाएं में उन्होंने इनके बारे में लिखा है। नेक्स्ट है, मंटो संबंधी संस्मरण मंटो मेरा दुश्मन इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है उपेंद्र नाथ अश्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद की जीवनी है, तो प्रेमचंद की जीवनी जो शिवरानी देवी ने लिखा है वो है प्रेमचंद घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद हो कि ना याद हो बहुचर्चित संस्मरणात्मक कृति के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं काशीनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1913 ईस्वी। इसके रचनाकार कौन है? तो राजा राधिका
रमन सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जर्मन लप्टन को, देखिए आपका जो ये स्टोरी है यानी कहानी है, 4-5 कहानियां आपको दी गई है, उसमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे ये भी और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए, फिर इसकी स्टोरी जो है आपको पता होना चाहिए कि इसकी कहानी क्या है। देखिए प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि जर्मन लप्टन को किसने मारा था। अब जो जर्मन लप्टन है वो किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था कहानी का पात्र है और इसको मारने वाला था लहना सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया। तो वो करने वाले थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उसने कहा था कहानी जो है फ्लैशबैक शैली पर लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुलरी काकी और मुन्नरी किस कहानी के पात्र हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका पात्र है कहानियों में उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो ये दोनों पात्र जो है वो पंचलाइट कहानी के पात्र हैं और पंचलाइट किसकी रचना है, तो फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचलाइट कौन जलाता है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है क्योंकि पूरी कहानी जो आपका पंचलाइट जलाने को लेकर ऊपर है। तो एंड में जो पंचलाइट है वो कौन जलाता है, तो वो गोधन जलाता है और गोधन जो है पंचलाइट कहानी का मुख्य पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। अब ये जो कहानी का प्लॉट है इसकी विधा पूछी गई, तो कभी भी जो आपको नाम याद होना चाहिए तो उसकी विधा भी पता होनी चाहिए। तो ये जो है कहानी है, किसकी कहानी है, शिव पूजन सहाय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगजुगनी किस कहानी की पात्र है। तो ये कहानी का प्लॉट कहानी की नायिका है, पूरी कहानी इसी पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस कहानी की पात्रों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर किस प्रकार के थे। अब इसके बाद जो है उपन्यासों से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए उपन्यास से प्रश्न है, गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने किस 2 गांवों का उल्लेख किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखिए मेरीगंज और शिवपालगंज बिल्कुल नहीं, गोड़ियर गांव और भवानीपुर ये भी नहीं है। शिवपालगंज की बात करूं तो ये आपका राग दरबारी में आता है और मेरीगंज जो है वो मैला आंचल में आता है। तो ये दोनों तो है ही नहीं आपके ऑप्शन और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमरी और बेलारी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से होरी की पत्नी कौन है। तो होरी की पत्नी यहाँ पे देखिए बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस यहाँ पर हर चीज से पूछे गए हैं। तो होरी की पत्नी का नाम जो है अब यहाँ पे तो दिया नहीं है, झुनिया उसकी बहू होती है, सरोज नहीं है, सीलिया नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी का नाम क्या था, तो वो उसकी पत्नी का नाम था धनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान के किन 2 पात्रों के बीच सहजीवन यानी कि लिव इन रिलेशन की झलक जो है मिलती है। होरी धनिया ये तो ऑलरेडी पति पत्नी है, खन्ना गोविंदी ये भी पति पत्नी है, मिस्टर तो कोई शब्द ही नहीं बना, मेहता मालती, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह कथन गोदान के किस पात्र का है। तो ये कथन है डॉक्टर मेहता का। और यहाँ मैं एक और चीज जानकारी दे दूं कि देखिए गोदान के कथन जो है, गोदान के कथन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो। अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी करेंगे तो वहां भी आपको इसके कथन पूछे जाएंगे गोदान के, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई परीक्षा दे रहे हो, टीजीटी पीजीटी की, तो गोदान के कथन जरूर पूछे जाते हैं। और स्पेशली आजकल जो मैं देख रही हूँ जो पेपर के लेवल में वहां पे मेहता के द्वारा जो कथन कहे गए हैं उनको आप रट ले क्योंकि इसके कथन सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं। तो चलिए कोशिश करूंगी कि आगे के वीडियो में मैं आपको जितने भी मेहता के द्वारा जो कथन दिए गए हैं उन सभी का संकलन लेकर आऊं ताकि आप सभी के लिए आसानी हो सके, एक जगह पे कंटेंट आपका मिल सके। चलिए नेक्स्ट है, प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। ये किसी का कथन है। तो यहाँ भी देख सकते हैं ये भी कथन जो है प्रोफेसर मेहता के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल में कौन सा पात्र तहसीलदार के पद पर नियुक्त है। तो यहाँ देख सकते हैं कि
पात्र है और वो किस चीज पर है या क्या चीज की भूमिका उसमें है, तो वो भी पूछ रहे हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है, या मलिक नहीं है, मिश्र होगा, वो तहसीलदार के पद पर नियुक्त थे। नेक्स्ट है, इसमें फूल भी है, शूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी, मैं किसी से भी अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ये पंक्तियां उपन्यास से उद्धृत है। तो ये उद्धृत है मैला आंचल से और स्वयं लेखक के द्वारा, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ये पंक्तियां जो है इसकी भूमिका में कही गई है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक का जो नायक है वो है चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? तो आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए कि कौन सा पात्र क्या है या क्या भूमिका निभाता है, उसके पिता कौन है, माता कौन है, सारा रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो कार्नेलिया के पिता का नाम है सिल्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीत है। ये कथन किसका है? तो यहाँ पर चंद्रगुप्त नाटक के कथन पूछे गए हैं और ये कथन है चंद्रगुप्त का। तो आपको नाटकों के कथन भी जरूर देख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मगध की राजकुमारी का नाम क्या है? तो मगध की राजकुमारी है वो है कल्याणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है? सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक? तो ये जो नाटक है वो आपका ऐतिहासिक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन निम्न में से कौन सी विधा है? तो आषाढ़ का एक दिन क्या है? तो ये नाटक है, मोहन राकेश कृत। नेक्स्ट है, आषाढ़ का एक दिन नाटक पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो इसके निर्देशक थे मणि कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गेहूं और गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है? तो यहाँ आपके जो निबंध दिए गए हैं उन निबंधों से प्रश्न पूछ लिया गया है। तो देख सकते हैं कि लेखक की क्या इच्छा है। तो लेखक की इच्छा है गेहूं पर गुलाब की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो और तपस्या करने की तो नहीं है, वृत्तियों को उधरगामी करने की, यानी ऑप्शन ए और सी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब किसका प्रतीक बन गया था? तो गुलाब जो है विलासिता और गंदगी दोनों का ही प्रतीक बन गया था। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। श्रम का प्रतीक तो गेहूं है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसकी दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया कहा है? तो रंगों और सुगंधों की जो दुनिया है ये गुलाब की दुनिया को कहा गया है। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार आचरण की सभ्यता में भाषा सदा डैश रहती है। तो उसकी भाषा सदा मौन रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो ये पंक्ति भी देखिए ये पंक्ति भी किससे ली गई है? तो आचरण की सभ्यता से। तो यहाँ निबंधों से भी कथन पूछ लिए जाते हैं। तो निबंध, उपन्यास, नाटक, ये जितने भी विधाएं हैं इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, कथन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, आचरण की सभ्यता के लेखक के अनुसार किसकी भाषा शब्द रहित है? तो प्रेम की भाषा जो होती है वो हमेशा शब्द रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पूरन सिंह की रचना है, तो इनकी रचना है आचरण की सभ्यता। तो ये आपका निबंध वाले टॉपिक से प्रश्न है। अब यहाँ पर कविताओं से प्रश्न कैसे पूछे गए थे? तो देख सकते हैं, कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे। तो ये पंक्तियां जो है किस कवि की है? तो ये आरसी प्रसाद सिंह की है। तो कविता की इस प्रकार से पंक्तियां पूछ ली गई है कि कौन से लेखक की है, कवि की है। नेक्स्ट है, मैंने उसको कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? तो ये कविता फूल नहीं रंग बोलते हैं में संकलित है। और किसकी कविता है? तो केदारनाथ अग्रवाल की है। नेक्स्ट है, तन चितवर्मन राजा की ना पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये पंक्ति जो है पद्मावत की है, जायसीकृत पद्मावत की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पद्मावती के पिता का नाम क्या था? तो पद्मावती के पिता का नाम था गंधर्व सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण कीर्तन की जा सकती है? तो देखिए यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं। अब ये पद जो है आपके विद्यापति के हैं। तो देखिए, तेहि जनमी वनु तो ही समवत सागर लहरी समाना। नेक्स्ट है, अपरूप के विही विही आनी मेरो खिति तल लावनी सार। नेक्स्ट है, जय जय भैरवी असुर भयावनी। अब ये तो
माता का हो गया, देख देख राधा रूप पर, राधा के रूप स्वरूप का वर्णन है, तो आपका ये दो तो यही कट हो गया। और अपरूप के बिही आनी मिरोल खिति तल लावनी सार, तो ये भी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है। तो ये पंक्तियां किस कवि की है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। तो जितनी आपकी कविताएं इसमें दी गई है उन कविताओं की पंक्तियां जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर उसी प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है, तो श्रृंगार रस को जो है रसराज की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक का संबंध बताने वाले कौन है, तो ये है भट्टनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाती है, तो ये उद्दीपन कहलाती है। नेक्स्ट है, कार्य और कारण में संगति ना होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर असंगति अलंकार होता है। नेक्स्ट है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है, तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है वो है आचार्य भामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार है, तो यहाँ पे आपको अलंकार दे दिए गए हैं, वहां पे पूछा गया है कि अर्थ अलंकार कौन सा है, तो रूपक अलंकार जो है वो अर्थ अलंकार है, बाकी श्लेष, यमक और वक्रोक्ति ये सब शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के जो है वो सर्वनाम के 6 भेद जो है होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, चलिए सर्वनाम के भेद मैं आपको यहाँ बता दूं तो सर्वनाम के भेद होते हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो ये कुल 6 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो वो है जो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वनाम के बारे में असत्य है, भाषा चंद्रोदय में सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग होता है, सही है। सर्वनाम एक अविकारी शब्द है। सर्वनाम का रूपांतर पुरुष वचन और कारक की दृष्टि होता है। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। तो यहाँ पर जो असत्य है वो है सर्वनाम एक अविकारी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग के योग से बना है, प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग, प्रख्यात, प्रत्येक, प्रति, प्रत्यु, ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रख्यात जो है वो प्र उपसर्ग से बना है। नेक्स्ट है, प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो इसके 2 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है वो किस वर्ष किया था, तो उन्होंने जो है 1903 में इसका कार्यभार संभाला था। देखिए इसका प्रकाशन जो है वो 1900 में हो चुका था पत्रिका का, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में इसका कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम पत्र किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है उदंत मार्तंड को। नेक्स्ट है, ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो इसका प्रकाशन जो है वो कानपुर से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी थी, तो वो थी ज्ञान प्रदायिनी। नेक्स्ट है, कलकत्ता से विशाल भारत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था सन 1928 में। नेक्स्ट है, खींचो ना कमान को ना तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, ये कहने वाले कौन थे, तो ये कहने वाले थे अकबर इलाहाबादी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध खड़ग विलास प्रेस किस शहर में छपा था, तो ये पटना में छपा था, क्योंकि ये बिहार का है तो बिहार के आसपास की जो चीजें हैं वो भी आपको यहाँ पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो देखिए इसमें से गबन को नहीं मिला है, कर्मभूमि को नहीं मिला है, तो कलम का सिपाही जो है इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है।
नेक्स्ट है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो वो है सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो वो है भारत भारती सम्मान। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो उनको यामा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वो है चिदम्बरा के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रचनाकारों को किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यहाँ प्राप्त हुआ है, तो इसमें से केदारनाथ सिंह को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ था, तो राजभाषा अधिनियम जो है वो 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है, तो यहाँ पर उत्तराखंड की राजभाषा जो है वो हिंदी नहीं है। वैसे तो इसमें जम्मू कश्मीर भी आना चाहिए था। देखिए, निम्नलिखित में से राजभाषा नियम 1976 के अनुसार क क्षेत्र में किस राज्य को रखा गया है, तो वो है बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन है, तो अनुच्छेद 120 जो है हमें भाषा के संबंध में बताता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष राजभाषा अधिनियम किया गया, तो ये किया गया था 1963 में। नेक्स्ट है, किस सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया, तो ये क्या गया था, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी थी, तो वो थे महात्मा गांधी। तो ये थे हिंदी साहित्य से जो पेपर 2 में प्रश्न पूछे गए थे बिहार एस्टेट में। अगर आप कहेंगे तो आगे के जो प्रश्न हैं वो भी मैं आप सभी को करवा दूंगी, तो जैसा आप सभी का कमेंट आएगा उसके अनुसार मैं इन प्रश्नों को भी आप सभी के लिए करवा दूंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।